22 जून 1974 चेन्नई में एक छोटा सा लड़का पैदा हुआ। उसके पिता ने उसे 500 रुपए की एक फिल्म में काम दिलवाया। वो लड़का आज तमिलनाडु का मुख्यमंत्री है। ये सिर्फ किसी अभिनेता की कहानी नहीं है, ये उस इंसान की कहानी है जिसने पर्दे पर नहीं बल्कि असल जिंदगी में इतिहास रच दिया। ये उस शक्ति की कहानी है जिसने तमिलनाडु के 6 दशक पुराने राजनीतिक गलियारों को हिलाकर रख दिया। चेन्नई 1974 एक मध्यम वर्गीय घर, जहां सिनेमा सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि सांस लेने का एक तरीका था। पिता फिल्म निर्देशक थे, मां पार्श्व गायिका। घर में सुबह से रात तक स्क्रिप्ट्स, संवाद और संगीत का माहौल रहता था। इसी माहौल में उस दिन एक बच्चे ने जन्म लिया। नाम रखा गया जोसेफ विजय चंद्रा से। दुनिया उसे बाद में सिर्फ विजय के नाम से जानने लगी और फिर एक दिन करोड़ों लोगों ने उसे थलापति कहना शुरू कर दिया। पिता चाहते थे कि बेटा डॉक्टर बने या इंजीनियर, लेकिन विजय की नज़रें हमेशा फिल्मी पर्दे पर टिकी रहीं। स्कूल से आते ही वो सीधा सेट पर पहुंचता, एक्टर्स को देखता, डायरेक्टर्स को ऑब्जर्व करता और चुपचाप सीखता रहता। 1984 में जब विजय मुश्किल से 10 साल का था, पिता ने उसे अपनी ही फिल्म में एक छोटा सा किरदार दिया। पहली कमाई थी 500 रुपए। उस दिन शायद ही किसी ने सोचा होगा कि ये 500 रुपए एक दिन तमिलनाडु की राजनीति की सबसे बड़ी ताकत की नींव बनेंगे। 1992 में 18 साल की उम्र में उसने नायक के रूप में अपनी पहली फिल्म की। वो फिल्म बुरी तरह फ्लॉप रही। इंडस्ट्री में ज्यादातर लोगों ने उसे लिख दिया, लेकिन विजय ने सीख लिया कि असफलता सिर्फ एक कदम है, मंजिल नहीं। इसके बाद उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। गिल्ली, थुपक्की, कत्थी, मरसल, बिगिल, मास्टर, एक के बाद एक ऐसी फिल्में आईं जिन्होंने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड तोड़े बल्कि तमिल सिनेमा की दिशा भी बदल दी। लेकिन विजय के किरदारों में एक खास बात थी। स्क्रीन पर वो कभी सुपरमैन नहीं बना। वो वही बनता था जो हर आम आदमी बनना चाहता है। एक ऐसा नायक जो गलत सिस्टम से अकेला टकराता है, जो भूखे बच्चों के लिए लड़ता है, जो आम लोगों की आवाज बनता है। शायद यही वो पॉइंट था जिसने उसे सिर्फ एक फिल्मी सितारा नहीं बल्कि एक भावना बना दिया। 2017 एक टर्निंग पॉइंट था। विजय की एक फिल्म में एक साधारण सा डायलॉग था जिसमें उसने देश की स्वास्थ्य नीति और टैक्स सिस्टम पर सवाल उठा दिए। बात इतनी बढ़ गई कि फिल्म पर रोक तक लगाने की कोशिशें हुई, लेकिन जनता ने साफ कर दिया कि विजय सिर्फ मनोरंजन नहीं कर रहा, वो सोच रहा है और वो बोल रहा है। इस घटना ने साफ कर दिया कि विजय सिर्फ एक एक्टर नहीं रह गया था, वो एक विचार बन चुका था। लेकिन असली तैयारी तो 2009 में ही शुरू हो गई थी। उस साल विजय ने अपने पूरे तमिलनाडु में फैले 85,000 फैन क्लबों को एक सोशल वेलफेयर मूवमेंट में बदल दिया। नाम रखा विजय मक्कल यक्कम। ये क्लब सिर्फ पोस्टर नहीं चिपकाते थे, ये ब्लड डोनेशन कैंप लगाते थे, गरीबों को राशन बांटते थे, बाढ़ और सूखे में राहत पहुंचाते थे, बिना किसी मीडिया दिखावे के। किसी को अंदाजा नहीं था कि यही फैन क्लब एक दिन तमिलनाडु की सबसे मजबूत राजनीतिक मशीन बन जाएंगे। विजय के अंदर एक गहरा दर्द हमेशा रहता था। उसकी छोटी बहन विद्या ने मात्र 2 साल की उम्र में ही इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। उस गम को उसने कभी किसी पर नहीं थोपा, लेकिन अंदर ही अंदर ये दर्द उसे बताता रहा कि सिर्फ अपने लिए जीना काफी नहीं है। एक भाषण में उसने रुंधे गले से कहा था, जब मेरी बहन इस दुनिया से गई तो मुझे समझ में आया कि सब कुछ पाने के बाद भी अगर तुम अपनों को खो दो तो सब बेमानी है। उस दिन मैंने तय किया कि जब तक मैं जीऊंगा उन लोगों के लिए जीऊंगा जिनके पास कुछ नहीं है। 2019 में जब नागरिकता कानून पर पूरा देश बटा हुआ था, तब विजय ने बिना किसी झिझक के अपनी राय रखी। 2023 में एक सार्वजनिक मंच पर उसने सत्ता पर सीधा तंज कसा। उस दिन किसी को शक नहीं रहा कि विजय जल्द ही कोई बड़ा कदम उठाने वाला है। और फिर वो दिन आया जिसने पूरे भारत का ध्यान खींच लिया। 2 फरवरी 2024 चेन्नई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। विजय माइक के सामने आया और उसने कहा, अब बहुत हुआ, मैं अपनी खुद की राजनीतिक पार्टी बना रहा हूं। पार्टी का नाम रखा तमिलगा वेत्री कड़गम, तमिलनाडु की जीत की पार्टी। खबर आग की तरह फैल गई। सोशल मीडिया जल गया। न्यूज चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज की स्क्रॉल दौड़ गई। फैंस ने सड़कों पर जश्न मनाया। लेकिन सबसे बड़ा झटका तो तब लगा जब विजय ने कहा कि वो अब कोई और फिल्म नहीं करेगा। 30 साल का करियर, 69 फिल्में, करोड़ों की सैलरी, सब कुछ एक ही दिन में छोड़ दिया। उसने कहा, अब असली कैमरा मेरे हाथ में नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की नजरों में है। उसकी आखिरी फिल्म जना नायगन यानी लोगों का हीरो थी।
सेंसर बोर्ड ने रोकने की कोशिश की, कोर्ट केस हुए, लेकिन विजय रुका नहीं। सितंबर 2024 में चुनाव आयोग ने पार्टी को आधिकारिक मान्यता दी। अब असली चुनौती शुरू हुई। क्या तमिलनाडु एक फिल्म स्टार को अपना नेता मानेगा? 27 अक्टूबर 2024 को विजय की पहली राजनीतिक रैली हुई। जगह थी विक्रवंडी, एक छोटा सा कस्बा। मीडिया ने अंदाजा लगाया था कि शायद 1-2 लाख लोग आएंगे, लेकिन वहां पहुंचे थे 8 लाख से ज्यादा लोग। तमिलनाडु के इतिहास में किसी भी राजनीतिक रैली में इतनी भीड़ पहले कभी नहीं देखी गई थी। विजय जब मंच पर आया तो पूरा मैदान सन्न रह गया। लाखों लोग चुप थे, सिर्फ उसकी आवाज सुनने के लिए। और फिर उसने वो कहा जो हर तमिल व्यक्ति के दिल में था। उसने कहा, इतना पैसा, इतनी शोहरत, इतना सब कुछ पा लिया, लेकिन जब तक मेरे आसपास का आम आदमी भूखा सो रहा है, मैं चैन से कैसे सो सकता हूं? यह मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सवाल था और आज इसका जवाब देने के लिए मैं यहां हूं। उसने उसी भाषण में तमिलनाडु की दोनों दिग्गज पार्टियों को एक साथ चुनौती दे डाली। एक को परिवारवाद और भ्रष्टाचार के लिए जमकर कोसा, तो दूसरे को बाहरी एजेंडा थोपने का आरोप लगाया। एक ही स्पीच में उसने सारा पत्ता काट दिया। इसके बाद विजय ने संगठन बनाने में कोई समय बर्बाद नहीं किया। 2025 की शुरुआत तक तमिलगा वेत्री कड़गम के हजारों बूथ कमेटियां बन चुकी थीं। हर गांव, हर शहर, हर मोहल्ले में विजय के कार्यकर्ता थे। वही कार्यकर्ता जो कभी फैन क्लब के नाम पर समाज सेवा कर रहे थे, अब पार्टी की रीढ़ बन गए। विजय का चुनावी घोषणा पत्र बिल्कुल साफ और सपाट था। उसने वादा किया, नशे के खिलाफ सख्त कार्रवाई, युवाओं के लिए रोजगार, महिलाओं को हर महीने आर्थिक सहायता, गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा के साथ बिना ब्याज के लोन, राज्य भर में बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त सफर, किसानों, मछुआरों और बुनकरों की हर मांग को पूरा करने का ठोस प्लान। उसने कोई असंभव वादा नहीं किया, उसने वही कहा जो हो सकता था, और इसलिए लोगों ने उस पर भरोसा किया। 2025 के मध्य तक आते आते ये साफ हो चुका था कि विजय की पार्टी कोई मामूली चुनौती नहीं है। पुरानी पार्टियां घबरा गई थीं। उन्होंने विजय पर जमकर हमले किए, कहा कि यह सिर्फ एक एक्टर है, इसको राजनीति नहीं आती। लेकिन विजय ने कभी कोई पलटवार नहीं किया। वो सिर्फ काम करता रहा, लोगों से मिलता रहा और अपनी बात रखता रहा। 2026 का चुनाव तमिलनाडु के इतिहास का सबसे बड़ा चुनाव बन गया। विजय ने ऐलान किया कि उसकी पार्टी अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी। लगभग सभी सीटों पर पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतार दिए। राजनीति के जानकार इस फैसले पर हंस रहे थे। उनका कहना था कि नई पार्टी इतनी सीटों पर चुनाव नहीं लड़ सकती, लेकिन विजय को अपने उस तंत्र पर भरोसा था जो पिछले 17 साल से चुपचाप मजबूत हो रहा था। वोटिंग से पहले विजय ने पूरे राज्य का दौरा किया। हर रैली में लाखों की भीड़ थी। युवा इतने उत्साहित थे कि वे साइकिलों पर रैलियां निकाल रहे थे। सोशल मीडिया पर विजय के नाम का बोलबाला था। पहली बार वोट देने वाले युवाओं की फौज ने तय कर लिया था कि उन्हें बदलाव चाहिए। 23 अप्रैल 2026 को वोटिंग हुई। तमिलनाडु ने अपने इतिहास का सबसे बड़ा मतदान देखा। 75% से भी ज्यादा मतदान हुआ। बूथों पर सुबह से रात तक लाइनें लगी रहीं। बुजुर्ग अपने बच्चों के सहारे आए। औरतों की लंबी कतारें थीं। युवाओं का जोश देखते ही बनता था। अगले दिन से सभी की नजरें 4 मई की तारीख पर लग गई थीं। जब 4 मई 2026 को सुबह काउंटिंग शुरू हुई तो शुरुआती रुझानों ने ही सबको चौंका दिया। वो पार्टी जो सिर्फ 2 साल पहले बनी थी, वो शुरू से ही आगे चल रही थी। जैसे जैसे नतीजे आते गए, तमिलनाडु का नक्शा ही बदलता गया। एक के बाद एक सीट पर उस पार्टी का झंडा लहराने लगा। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब राज्य के मौजूदा मुख्यमंत्री अपनी ही सीट हार गए। दूसरी दिग्गज पार्टी भी बहुत पीछे रह गई। जब आखिरी नतीजा आया तो सफाई के साथ नया इतिहास लिखा जा चुका था। विजय की तमिलगा वेत्री कड़गम ने 108 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी का दर्जा हासिल किया। दूसरे नंबर पर डीएमके महज 59 सीटों पर सिमट गई। तीसरे नंबर पर एआईएडीएमके को 47 सीटों से ही संतोष करना पड़ा। 59 सालों में पहली बार तमिलनाडु की राजनीति में कोई तीसरी ताकत नंबर 1 पर पहुंची थी। 1960 के बाद पहली बार कोई गैर द्रविड़ पार्टी राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। तमिलगा वेत्री कड़गम ने 35% से ज्यादा वोट हासिल किए। विजय ने खुद 2 सीटों से चुनाव लड़ा और दोनों पर जीत हासिल की। जीत के बाद उसने जो कहा वो दिल को छू गया। उसने कहा, ये मेरी जीत नहीं है, ये हर उस तमिल आदमी की जीत है जिसने बदलाव की उम्मीद कभी नहीं छोड़ी।
ये उन मजदूरों की जीत है जो दिन रात मेहनत करते हैं, उन माताओं की जीत है जो अपने बच्चों के लिए बेहतर कल चाहती हैं, और उन युवाओं की जीत है जिनके हौसले कभी मरे नहीं। अगले ही दिन विजय ने राज्यपाल को पत्र लिखकर सरकार बनाने का दावा पेश किया। 7 मई 2026 को एक साधारण से समारोह में विजय ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उस दिन चेन्नई के फोर्ट सेंट जॉर्ज के बाहर इतने लोग जमा हुए कि पुलिस हिल गई। पूरा तमिलनाडु जश्न मना रहा था। दुनिया भर के मीडिया ने इसे द बिगेस्ट पॉलिटिकल कमबैक ऑफ द सेंचुरी करार दिया। एक एक्टर जिसकी पहली फिल्म फ्लॉप रही थी, जिसे इंडस्ट्री ने नकार दिया था, वो आज तमिलनाडु का सबसे बड़ा नेता बनकर उभरा था। मुख्यमंत्री बनने के बाद विजय ने जो पहला काम किया, उसने साबित कर दिया कि वो अपने वादों पर खरा उतरने वाला इंसान है। अपने पहले ही कैबिनेट मीटिंग में उसने 5 बड़े फैसले लिए। राज्य भर के सरकारी स्कूलों में मुफ्त लैपटॉप योजना शुरू करने का आदेश दिया, महिलाओं के लिए सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा तुरंत लागू करने को कहा, नशीले पदार्थों के खिलाफ एक विशेष टास्क फोर्स बनाने का फैसला किया, हर जिले में एक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल खोलने की घोषणा की और बेरोजगार युवाओं को तुरंत 3 लाख सरकारी नौकरियां देने का आदेश पास किया। पहले ही हफ्ते में उसने दिखा दिया कि वो सिर्फ भाषण नहीं देता बल्कि काम करता है। लेकिन विजय जैसे किरदार के लिए रास्ता कभी आसान नहीं होता। मुख्यमंत्री बनने के बाद भी उसकी सबसे बड़ी परीक्षा तब आई जब राज्य के कुछ हिस्सों में बड़ा बाढ़ आपदा आया। हजारों लोग बेघर हो गए, फसलें तबाह हो गईं। विपक्ष ने कहा कि अब देखते हैं ये एक्टर सीएम कितना सक्षम है, लेकिन विजय ने तुरंत राहत कार्यों की कमान संभाली। उसने खुद हेलीकॉप्टर से बाढ़ क्षेत्रों का दौरा किया, राहत शिविरों में जाकर लोगों से मिला, अधिकारियों को बिना किसी औपचारिकता के पैसे जारी करने के आदेश दिए। उसने कहा, यहाँ फॉर्म और प्रक्रिया से लोगों की जान नहीं बचेगी। अगर किसी को पैसे की जरूरत है तो बिना देरी के दो। उसके इस काम अंदाज ने आम जनता का दिल जीत लिया। विजय ने मुख्यमंत्री बनने के बाद अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक सख्त निर्देश दिया, किसी भी सरकारी काम में भ्रष्टाचार की एक बूंद भी बर्दाश्त नहीं होगी। उसने एक एंटी करप्शन हेल्पलाइन जारी की, जिस पर कोई भी व्यक्ति सीधे उसके कार्यालय से जुड़े अधिकारी से शिकायत कर सकता था। उसने कहा, मैंने 500 रुपए से शुरुआत की थी। मैं जानता हूं कि गरीब का एक एक पैसा कितना कीमती होता है। ये पैसा लूटने वाला मेरे लिए सबसे बड़ा दुश्मन है। एक और बात जिसने विजय को दूसरे नेताओं से अलग कर दिया, वो था उसका सादगी भरा जीवन। मुख्यमंत्री बनने के बाद भी वो उसी छोटे से घर में रहा, उसी साधारण कपड़े पहने, बिना किसी तामझाम के लोगों से मिलता था। कार्यकर्ता अक्सर हैरान रह जाते थे कि राज्य के सबसे बड़े नेता को अंगरक्षकों के बीच निकलने के बजाय खुद चाय बनाकर पिलाते देखना एक आम दृश्य था। विजय की कहानी में सबसे दिलचस्प बात यह है कि उसने कभी राजनीति की पढ़ाई नहीं की, कभी किसी स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स से कोई डिग्री नहीं ली। उसने तो बस सालों तक जनता के दुख दर्द को स्क्रीन पर जिया। अपनी फिल्मों के माध्यम से वो समझ गया था कि एक आम आदमी को क्या चाहिए: रोटी, कपड़ा, मकान, बीमारी में इलाज, बच्चों के लिए पढ़ाई और एक ऐसी सरकार जो उसे अकेला ना छोड़े। यही समझ उसकी सबसे बड़ी ताकत बनी। आज जब कोई उससे पूछता है कि एक्टर बनना आसान था या मुख्यमंत्री, तो वो मुस्कुराकर कहता है, एक्टर बनना आसान था क्योंकि वहां डायलॉग लिखकर कोई और देता था। यहां मुझे हर दिन अपने कर्मों का डायलॉग खुद लिखना पड़ता है, और वो डायलॉग गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहां पर्दे पर तालियां नहीं बल्कि हकीकत में लोगों की जिंदगी बदलनी है। तो ये है उस छोटे लड़के की कहानी जिसने 500 रुपए से शुरुआत की, जिसकी पहली फिल्म फ्लॉप रही, जिसने अपनी छोटी बहन को बचपन में खो दिया, जिसने 69 फिल्मों में करोड़ों लोगों का दिल जीता, जिसने अपने 85,000 फैन क्लबों को समाज सेवा का एक बड़ा नेटवर्क बनाया, और अंत में वही लड़का तमिलनाडु की सत्ता की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठा। ये कहानी किसी एक व्यक्ति की सफलता की कहानी नहीं है। ये कहानी है उस विश्वास की जो कभी टूटा नहीं। ये कहानी है उस मेहनत की जो कभी थमी नहीं। ये कहानी है उस सपने की जिसे लाखों लोगों ने संजोया और फिर उसे साकार होते देखा। थलापति विजय आज तमिलनाडु का थलापति ही नहीं, बल्कि एक नई राजनीति का संवाहक है। एक ऐसी राजनीति जो जनता से जुड़ी है, जो दिखावे से दूर है, जो वादे नहीं बल्कि नतीजे देती है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि ये नायक अपनी असली जिंदगी की फिल्म में कैसा प्रदर्शन करता है। पर अब तक तो उसने हर मुश्किल को पार किया है, हर नकारात्मकता को नकार दिया है और हर विरोधी को जवाब दिया है। तो भविष्य चाहे जो हो, ये कहानी हमेशा इस बात की मिसाल बनी रहेगी कि अगर ईमानदारी हो, मेहनत हो
और सबसे बढ़कर जनता से सच्चा लगाव हो, तो कैसे एक साधारण सा लड़का असाधारण मुकाम हासिल कर सकता है।